वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरओ, पीसीएस और बीईओ के जो अपकमिंग एग्जाम है। जैसे फरवरी में आपका आरओ होने वाला है, उसके जस्ट बाद मार्च अप्रैल में पीसीएस होगा और फिर उसी के जस्ट बाद आपको बीईओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। राज की डिग्री कॉलेज भी वैकेंसी जो है इसी लाइन में लगी हुई है। तो जितने भी ऐसे पेपर हैं जिनमें जीएस आता है और लोक सेवा आयोग के अधिकांश पेपर में जीएस का बड़ा वेटेज होता है, तो उसी के लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आए। यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट रहने वाला है ये। जितने भी सवाल हम लगाएंगे वो तो लगाएंगे, उसके अलावा जितने इनके ऑप्शन होंगे उनकी हम विस्तृत व्याख्या करते हैं यहाँ पर, जिससे हमारी तैयारी एकदम फुलफिल 100% हो जाए, ताकि अगर उससे जुड़ा हुआ एक भी सवाल पेपर में आए तो हमारा गलत ना हो। बहुत सिंपल सी बात है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसको। चलो भाई, अंतिम क्लास में हमने 141 तक बात कर ली थी, ठीक है। अभी हम इसके आगे बढ़ेंगे। लाइट थोड़ा हमारी दिक्कत दे रही है। चलिए 141 तक हमने देख लिया था। अभी हम बात करेंगे 142 के बारे में, ठीक है। 142 जो प्रश्न है इसको देखिए जरा। प्रश्न में एक तरफ उद्योग दिए हुए हैं, एक तरफ केंद्र दिए हुए हैं। कौन सा उद्योग किस केंद्र से जुड़ा हुआ है? चलिए देखो भाई, पहला तो इस तरीके के जो सवाल हैं ये आयोग की इच्छा से चलते हैं। बात समझ लो इस चीज। आप कितने भी ज्ञानी हैं ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आयोग जो कह रहा है वही बात आपको माननी पड़ेगी, ठीक। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि जो आयोग कहेगा वही आपको मानना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल इसका देता हूँ। आयोग ने एक बार एक सवाल पूछा, लोक सेवा आयोग ने, कि पत्ते जब सरसराते हैं, हवा जब चलती है, पत्ते सरसराते हैं तो उससे कितना ध्वनि निकलती है। अब ये सवाल पेपर में कहीं नहीं था, मतलब ये सवाल बुक्स में कहीं नहीं था। आंसर जो इसका आयोग ने दिया वो दिया 10 डेसिबल। और आयोग ने जब 10 डेसिबल आंसर दे दिया कि 10 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होगी, तो विश्वास मानिए आपको 10 डेसिबल ही मानना पड़ेगा। अब चाहे 11 की हो, 12 की हो, 15 की हो या 20 की हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब आपको अधिकारी बनना है, पीसीएस अगर बनना है तो ये मानना पड़ेगा कि पत्ते जब सरसराते हैं, हवा चलती है तो आवाज़ आती है, वो 10 डेसिबल की है। तो भैया खाता ना बही, जो आयोग करे वही सही। तो हमें बिल्कुल आयोग को फॉलो करना है। जो आयोग मानेगा हम वही मानेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली नौकरी हमें कौन देगा? आयोग। तो हमारे लिए माई बाप कौन है? आयोग, ठीक। इस तरीके के सवालों का अब कोई प्रॉपर आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपने मन से बनाए जाते हैं भाई। लेकिन चलिए फिलहाल जो आंसर इसका ऑफिशियल दिया गया था वो मैं आपको बताऊंगा। सीमेंट का पोरबंदर केंद्र है, सही बात है। पेट्रो रसायन के लिए नागथेन सही पॉइंट है। लोहा और इस्पात राउरकेला में होता है, ये तो आपने पढ़ा होगा। लेकिन चीनी के लिए सिलवासा नहीं है। सिलवासा तो जो है राजधानी है एक केंद्र शासित प्रदेश की। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसकी राजधानी सिलवासा है, ठीक है। कमेंट करके बताना। और वहां पर चीनी का कोई काम नहीं है। फिलहाल मैं बता देता हूँ, लक्षद्वीप की राजधानी है सिलवासा। और लक्षद्वीप में चीनी कहाँ से आई भाई? तो ये नहीं होगी किसी भी हालत में। अब इस तरीके के सवाल आयोग इसलिए देता है ना, आपका क्या बुद्धि चेक कर सके कि अकल भी है या बस कॉपी से रट्टा मार के चले आए हो, किताब से रट्टा मार के चले आए हो, ल्यूशन चाट के। तो इस तरीके के सवाल इसलिए दिए जाते हैं। क्या बुद्धि लगाओ। बुद्धि कैसे लगाओगे? भैया लक्षद्वीप में गन्ने की खेती इतनी नहीं हो रही है तो फिर चीनी कहाँ से आएगी? अब इसमें यूपी की बहुत सारी जगह हो सकती है। इसमें यूपी हो सकता है, इसमें बिहार हो सकता है, इसमें महाराष्ट्र हो सकता है। ये क्षेत्र इसमें शामिल हो जाएंगे, बट सिलवासा नहीं होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। आगे देखो,
आगे एक तरफ केंद्र दिए हुए हैं और एक तरफ उनसे मिलने वाली जो ऊर्जा है वो आपको बतानी है, वहां से किस तरीके की ऊर्जा मिलती है। देखो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो भाई पत्रातु से तापीय ऊर्जा प्राप्त होती है, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, समझ में आता है। झाकरी से जल विद्युत प्राप्त होता है, ठीक है, ये भी समझ में आता है। कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा प्लांट है, ये भी सही है। बट कोरबा से हमें पवन ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। फिर कोरबा से क्या मिलेगा? तो विद्यार्थियों कोरबा से मिलता है हमें कोयला। क्या मिलता है? कोयला। तो यहाँ से कोयला की प्राप्ति होगी। दूसरा, कोरबा किस राज्य में है ये भी याद रखना, छत्तीसगढ़ में है। और कोरबा एक प्रमुख कोयला केंद्र है छत्तीसगढ़ का, आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखो भाई, झारिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? पूछ रहा है, बहुत ही बेसिक सवाल है। जब भी हम खनिज वाला चैप्टर पढ़ते हैं भूगोल में, तो सबसे पहला तो यही पूछता है कि झारिया झारखंड में कोयले की खानें हैं, ये कहाँ पर है, मतलब किस चीज़ के लिए फेमस है। तो बहुत ही बेसिक प्रश्न है, हर व्यक्ति इसको बड़ी आसानी से कर लेगा। आप भी इसको कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल इसका आंसर जो है वो है झारखंड, ऑप्शन सी। आगे बढ़ो। निम्नलिखित देशों में से कौन सा, निम्नलिखित देशों में, थोड़ा जूम कर देता हूं, कौन सा मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? इस चीज पे फोकस करिए, मध्य अमेरिका और स्थित नहीं। सवालों को समझना सीखिए कि पूछ क्या रहा है, इसीलिए पढ़ते समय अपने पास पेन रखिए और जो सवाल पूछ रहा है उसको हाईलाइट करिए स्पेशली, ताकि आप वो आंसर ना कराओ जो वो उसने पूछा ही नहीं। तो दो इसमें की पॉइंट है, पहला सेंट्रल अमेरिका और दूसरा स्थित नहीं। इन्हीं से हमें काम करना है। तो पहले तो आपको देखो मैप आपको पता हो तब तो आप इसको कर पाओगे। फिलहाल चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका जो आंसर है साथियों वो है सियारा लियोन। सियारा लियोन जो है ये कहाँ पर मौजूद है? सियारा लियोन आपको मिलेगा पश्चिमी अफ्रीका में, मध्य अमेरिका में नहीं है। पश्चिमी अफ्रीका में मौजूद एक देश है, या हम कहें पश्चिमी अफ्रीकी देश है सियारा लियोन, जिसकी राजधानी भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी राजधानी है फ्री टाउन, इसकी कैपिटल है, इसकी राजधानी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। बाकी पनामा है, होंडुरास है और ग्वाटेमाला, ये सब के सब आपको जो है मध्य अमेरिका में देखने को मिल जाएंगे। मध्य अमेरिका एक बार मैप पर आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा लोकेशन कैमरे की वजह से हो सकता है आपको देश प्रॉपर इतने अच्छे ढंग से ना दिखाई दे, लेकिन हाँ मैं ज़रूर प्रयास करूँगा कि थोड़ा बहुत तो आपको दिखे। चलिए ये आ गया अफ्रीका, ठीक है, ये आ गया अफ्रीका। और अफ्रीका में देखो अभी जो हमने देश देखा सियारा लियोन, वो ये रहा सियारा लियोन। तो पश्चिम में ही तो बताया मैंने, बीच में ये आप देख रहे हैं ये है अटलांटिक महासागर, और ये जो आप देख रहे हो ऊपर है उत्तरी अमेरिका, नीचे है दक्षिण अमेरिका, और जो बीच में आपको जो देश दिखाई दे रहे हैं इन देशों को कहा जाता है मध्य अमेरिकी देश। तो मध्य अमेरिकी देशों में संभवतः आपको दिखाई दे, मैं भी प्रयास करूंगा। जैसे मध्य अमेरिकी देशों में ये आपको दिखेगा, ये है पनामा, ये है निकारागुआ, ये है ग्वाटेमाला, सही है। तो ये सारे के सारे देश हैं। ये आपको मिलेगा, ये है क्यूबा, ये है कोस्टा रिका। तो यही तो सारे देश हैं मध्य अमेरिका में, है ना। तो ये आपको याद रखने हैं, थोड़ा सा दिखाई दे रहे होंगे मे भी आपको। तो ये सारे के सारे मध्य अमेरिकी देश हैं, ठीक है। हाँ, ये होंडुरास है जो इसमें ऑप्शन में था, ऊपर की तरफ होंडुरास। हो गया ना इसका जवाब, सियारा लियोन। इनमें से कौन सा इटली में अवस्थित है ये बताना है आपको। ऑप्शन है एपिनाइन,
पेरनीज, दिनारिक, आल्पस और जूरा। चलिए देखिए इटली में कौन सा अवस्थित है। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ये इटली में अवस्थित है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो आपके रह गए इनको देखो आप। जो पेरनीज माउंटेन है साथियों, ये आपको मिलेगा फ्रांस और स्पेन की सीमा पर। ये यहाँ मिलेगा आपको, यूरोप में मिलेगा। बेसिकली हम कहें ये पर्वत कहाँ पर है, यूरोप में है, तो ये कोई गलत जवाब नहीं है, सही है। स्पेशल लोकेशन कहाँ है, फ्रांस और स्पेन। आल्प्स की अगर हम बात करें कि आल्प्स आपको कहाँ मिलेगा, वो भी दिनारिक आल्प्स, क्योंकि आल्प्स अपने आप में एक पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे उस पर्वत श्रृंखला के बारे में नहीं पूछ रहा है, वहाँ पे इस माउंटेन के बारे में पूछ रहा है। माउंटेन और माउंटेन रेंज में अंतर है। ये आल्प्स माउंटेन रेंज नहीं है, बल्कि एक माउंटेन का नाम है दिनारिक आल्प्स, उसके बारे में पूछ रहा है। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा स्लोवानिया और अल्बानिया की सीमा पर। यूरोप में ही मिलेगा ये भी, ठीक। और जूरा माउंटेन की हम बात करेंगे भैया, जूरा, तो ये आपको मिलेगा फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर। तो ये भी यूरोप में ही है। कुल मिला के ये सारे के सारे माउंटेन आपको एक बार पता होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस बात है लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं लोक सेवा आयोग ने घुमा फिरा के आपसे पूछ लेगा, बिल्कुल पूछ लेगा कि बताइए इनमें से कौन सा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। ऑप्शन में जूरा दे देगा, सही हो जाएगा। इसी तरीके के सवाल पेपर में बनते हैं। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है, ये पूछ रहा है। चलिए इसका जवाब मैं पहले भी आपको कई सारे लेक्चर्स में ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो भाई, इसका सही जवाब है लेक टंगानिका, जो कि कहां पर पड़ती है, अफ्रीका में, ठीक है। इसका ये सबसे लंबी झील है। इसकी लंबाई करीब करीब 660 किलोमीटर के आसपास। तो सबसे लंबी झील यही है, 660 किलोमीटर लंबाई है, सही जवाब यही है। बाकी बैकाल की बात करें तो दुनिया की सबसे गहरी झील यही है, रूस साइबेरिया में मौजूद है। सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील यही है, लेक सुपीरियर। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर लोकेशन है। ग्रेट बियर झील कहाँ पर है भैया, तो ग्रेट बियर झील आपको मिलेगी कनाडा में। तो ये अन्य झीलों की ऑप्शन की बात हो गई भाई, तो इनको भी देख लेना, ठीक है। लेक सुपीरियर कहाँ पर है, ये लिख देता हूँ, यूएसए में है, ध्यान रखना, यूएसए और कनाडा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, 148 में आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया की सीमा पर है, बिल्कुल सही बात है। उर्मिला, ये उर्मिला नहीं है, गलत लिखा है यहाँ पे, चलिए मैं ठीक कर देता हूँ इसको। ये उर्मिला नहीं है, ये है उर्मिया, हो जाता है भाई। हमारे टाइपिस्ट जो इस पीडीएफ को बना रहे हैं वो भी इंसान है, और इंसान गलतियों का पुतला है, तो थोड़ी बहुत गलतियां चलती हैं भाई, ध्यान रखना। आपने भी जीवन में बहुत सारी गलतियां करी होंगी। कुछ लोग तो अभी तक बचपन की गलतियां कर ही रहे होंगे, खासकर मेरा युवा वर्ग, जो पुरुष वर्ग है, वो तो खासकर बचपन की गलतियां कर रहा होगा ठंड के मौसम में। चलो देखते हैं कितने लोगों को ये सटायर समझ में आया, कमेंट करिएगा। तो ये है उर्मिया झील, ईरान में है। लेक टिटिकाका पेरू बोलीविया में, बिल्कुल सही। उर्मिया झील ईरान में है, बिल्कुल सही। आथाबास्का झील कनाडा में है, ये भी बिल्कुल सही। लेकिन साथियों रेंडियर झील रूस में नहीं है,
फिर कहाँ पर है भैया ये, तो ये आपको मिलेगी कनाडा में। तो यही इसका गलत जवाब है, जो इसमें हमें पकड़ना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसमें बता रहा है कि रूस है, लेकिन रूस में ना होकर के ये कहाँ पर है? कनाडा में। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, लौह अयस्क का समृद्ध भंडार। इस तरीके का सवाल हमने कल भी देखा था, मुझे याद है कल की सीरीज में भी ये सवाल था कि बहुमूल्य धातु खनिज कहाँ मिलते हैं, वहां उस तरीके से था। हमने तब भी इसका आंसर किया था, मैंने तब भी बताया था। अब तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर करूंगा, क्योंकि मैं पहले की क्लास में ऑलरेडी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिलहाल जो इसका सही आंसर होगा साथियों, वो आपके सामने है, और वो आंसर होगा धारवाड़। यहीं से सोना, ठीक है, चांदी, लौह अयस्क, यानी कुल मिला के जो धात्विक खनिज है वो आपको यहां से मिलेंगे। अगला प्रश्न, शुष्कता दशा संदर्भित है। शुष्कता यानी बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन अगर आप इसे समझेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा। सवाल ये है कि वातावरण में शुष्कता, गर्मी, या हम कहें बिल्कुल एकदम रूखा सा मौसम कब हो जाता है, ये पूछ रहा है। तो भाइयों, वातावरण में शुष्कता तब होगी जब वातावरण में नमी की मात्रा कम होगी। बहुत सीधी सी बात है। अगर वातावरण में नमी की मात्रा कम होगी तो मौसम कैसा हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं आपको। एग्जाम्पल है इसका, अभी सर्दी का मौसम है, तो सर्दी में जब आप नहा के आते हो तो आपकी बॉडी जो है रफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में जो नमी है वो ज़्यादा है, वातावरण में नमी कम है। तो जब वातावरण में नमी कम है और आपकी शरीर में नमी ज़्यादा है, तो वातावरण क्या करता है? आपके शरीर से नमी को खींच लेता है, और खींच लेता है तो आपकी बॉडी जो है रफ हो जाती है। आप लाइन खींचोगे तो सफ़ेद सफ़ेद लाइनें खिंच जाएंगी, आपको लगेगा चेहरा जो है अजीब सा हो रहा है। इसी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? कोल्ड क्रीम लगाते हैं। कोल्ड क्रीम क्या करती है? हमारी त्वचा के ऊपर एक लेयर लगा देती है। वो लेयर क्या करती है? हमारी नमी को हमारे पास तक रखती है और बाहर नहीं आने देती। ऐसे ही काम करती है कोल्ड क्रीम, और हमारी जो नमी है वो हमारे पास रहती है, वातावरण में जाने से रुक जाती है, और हमें लगता है अरे वाह क्या बढ़िया काम कर रही है। तो कोल्ड क्रीम इस तरीके से काम करती है, याद रखना, ठीक है। तो शुष्क का संबंध किससे है? निम्न आर्द्रता से है। आर्द्रता अगर नमी कम होगी तो ये शुष्कता की स्थिति है। नमी ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए, जैसे एक और एग्जांपल लो इसका, बारिश के मौसम में आप देखते हो वातावरण में नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपकी जो स्किन है बिल्कुल आपको हल्का सा पसीना 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 जो है लगता रहेगा। क्यों? क्योंकि नमी आसपास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप इसको समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये आपको बताना है क्षेत्रफल के अनुसार। ऑप्शन आपके सामने है, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका। तो दूसरा पूछ रहा है यहाँ पे, दूसरा, सेकंड लार्जेस्ट। तो भैया अगर सेकंड लार्जेस्ट की हम बात करेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट है अफ्रीका। अगर यहाँ पहला पूछता, ये तो दूसरा है, अगर पहला पूछता तो जवाब हो जाता एशिया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ सबसे छोटा कौन सा है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? हिंट दे देता हूं थोड़ा सा आपको। ये वही नदी है जिस पर विश्व का सबसे बड़ा बांध, सबसे लंबा बांध बना हुआ है। अब तो आप इस सवाल को कर ही लोगे, और हिंट मैंने दे दिया है कि कौन सी नदी ओडिशा में डेल्टा बनाती है और उसी नदी पर विश्व का सबसे लंबा बांध बना हुआ है। तो वो नदी है महानदी, और महानदी पर ही बना हुआ है हीरा कुंड बांध, ठीक है। और ये है
दुनिया का सबसे बड़ा बांध, दुनिया का सबसे बड़ा मतलब लंबाई में, सबसे लंबा बांध, जिसकी लंबाई मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, 25 किलोमीटर टोटल इस बांध की लंबाई है। महानदी पर ही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे देखो, बेतवा नदी किससे मिलती है? बेसिकली पूछ रहा है बेतवा किसकी सहायक नदी है, ये आपको बताना है। चलिए, तो साथियों अगर बेतवा की बात की जाए तो बेतवा यमुना की सहायक नदी है, ध्यान रखना, ठीक है। और यमुना से ये कहाँ मिलती है? तो यूपी के हमीरपुर में, यूपी में एक जगह है, यूपी के हमीरपुर में बेतवा यमुना से मिल जाती है। और बेतवा पर ही एक बहुत ही फेमस बांध बना हुआ है जो मैं आपको एक साथ बता देता हूं, मुझे याद आ गया। बेतवा पर ही एक बहुत ही फेमस बांध बना हुआ है जिसका नाम है माता टीला। पेपर में खूब पूछा जाता है, माता टीला बांध किस नदी पर है? तो साथियों आप आंसर करोगे बेतवा। सही है। चलो 154 देखिए, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? ये सवाल कल की सीरीज में भी था, आज फिर से आ गया भाई, पता नहीं क्यों आ रहा है इतना। चलो सॉल्व करते हैं इसको। कल भी मैंने बताया था तो आज तो आप इसको कर ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैंने कल भी बताया था कि भारत में अगर आप देखो तो 9 पूर्ण राज्य जिनके पास समुद्री तटरेखा है, 4 केंद्र शासित जिनके पास समुद्री तटरेखा है, और कुल अगर आप कर दोगे तो जवाब आएगा 13। कुल ऐसे राज्य हैं जिनके पास समुद्री तटरेखा है या समुद्री तट है या समुद्र के किनारे है। समुद्र के किनारे होंगे तभी तो समुद्री तटरेखा होगी, बेसिक सी बात है। अब 9 या 4 में से कोई ऑप्शन दिख रहा है? 9 दिख रहा है, ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी 155 देखिए, ये भी मैं कई बार लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ, आसानी से आप लोग इसको कर लोगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये तो मैंने लेक्चर में कई बार इसका जिक्र किया है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है ये आपको बताना है, लाल, काली, जलोढ़ या चूनेदार, ये आपको बताना है। बहुत आसानी से इस सवाल को आप लोग कर ले जाओगे, मुझे पता है। देखो, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है भैया जलोढ़, ध्यान रखना, सर्वाधिक उपजाऊ। लेकिन एक पॉइंट इसमें और है, जल धारण करने की क्षमता सबसे कम, ये भी इसमें ध्यान रखना है। काली की बात करें तो काली जो है सर्वाधिक जल धारण करने वाली मिट्टी है, मैंने पहले भी आपको बताया है। कोई पूछे काली मिट्टी काली क्यों है भाई, तो काली मिट्टी के काले होने का कारण मैं आपको बता देता हूं कि काली मिट्टी आखिरकार काली क्यों है। चलो, काली मिट्टी के काले होने का कारण है टेटनी फेरस मैग्नेटाइट। याद रखना, काली मिट्टी के काले होने का कारण टेटनी फेरस मैग्नेटाइट है। लाल मिट्टी लाल क्यों है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। इसके अलावा जलोढ़ में एक पॉइंट और याद रखना, जलोढ़ भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी पाई जाती है, सर्वाधिक उपज भी देती है और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी जलोढ़ ही है। जलोढ़ मिट्टी को बनाया है नदियों ने, तो ऑब्वियस बात है उपजाऊ तो सबसे ज़्यादा होगी। साधारणतः ओरो बैंक की खरपतवार कहाँ पाया जाता है? डायरेक्टली याद रखना है, इसमें कुछ खास नहीं है, सीधे सीधे याद करेंगे इसको हम, तंबाकू में। इसके अलावा तंबाकू में एक रोग और लगता है जो पेपर में पूछा जाता है, वो है मोजैक।
मोजैक रोग लगता है तंबाकू में। मोजैक रोग ये तंबाकू में लगता है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है, पेपर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, ह्यूमस क्या चीज़ है, ये पूछ रहा है। तो साथियों, जब भी हम मिट्टी पढ़ते हैं तो मिट्टी में एक बहुत ही प्रमुख अवयव होता है जो मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस अवयव को हम कहते हैं ह्यूमस। ठीक है, उस अवयव को हम नाम देते हैं ह्यूमस। क्या होता है ह्यूमस? तो ह्यूमस होता है साथियों मिट्टी में पाए जाने वाले सड़े गले जैविक तत्व, इनको कहा जाता है ह्यूमस। याद रखें, जो मिट्टी में सड़े गले जैविक तत्व होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, अब पेड़ अपनी डाली से टूट करके गिर गया तो आप क्या देखेंगे, कुछ समय बाद वो सड़ के ख़त्म हो जाएगा। कोई जानवर की मृत्यु हो गई, कहीं जंगल में पड़ा हुआ है, तो 2-4-10 दिन में आप देखो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। कुछ जानवर खा के ख़त्म कर देंगे, कुछ मिट्टी जो है सड़ा गला के ख़त्म कर देगी। तो वो जानवर जो सड़ गल गया वो कहाँ गया? वो मिट्टी में मिल गया। तो मिट्टी में जो उसके अंश हैं उस जानवर के, वही ह्यूमस है, और ये मिट्टी को उपजाऊ भी बनाते हैं। अब यही सवाल पेपर में पूछा गया है कि ह्यूमस क्या है, तो अब तो हो ही जाएगा। अब क्या है? ह्यूमस है, ह्यूमस उदाहरण है किसका? जैविक कोलाइडों का, यानी मिट्टी में मिलने वाले सड़े गले जैविक तत्व। हो गया नहीं हो गया? ठीक है, याद रखना, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन से जुड़ा हुआ नहीं है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा। ये आपको बताना है सही जवाब इसका। देखो भाई, इलायची के बारे में मैं आपको बता दूं कि इलायची जो है वो दक्षिण भारत में भर भर के होती है। इतना भर के होती है कि प्रॉपर इलायची पहाड़ी तक है। इलायची पहाड़ी मैं आपको बता चुका हूँ, इलायची पहाड़ी कहाँ पर है? केरल में है। तो दक्षिण भारत के राज्यों में तो ये होगी, केरल में भी होती है, कर्नाटका में भी होती है, तमिलनाडु में भी होती है। उड़ीसा में इलायची का इतना कोई खास मैटर नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बाकी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में तो होती ही होती है, बट ओडिशा में नहीं होती, तो ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी। आगे देखिए भाई, अगला प्रश्न देखिए, सीरीज का अंतिम। मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है, ये आपको बताना है। तुलसी झील से, विहार झील से, या पोवाई झील से? चलिए करते हैं इसका आंसर। फिलहाल इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, सीधे सीधे आपको याद रखना है। देखो, मीठी नदी का उद्गम कहाँ से होता है भाइयों? ध्यान रखना, पोवाई झील से। ठीक है, याद रखिएगा, सीधे सीधे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ ये सीरीज हुई हमारी समाप्त। अगली क्लास में हम जो इसके आगे के महत्वपूर्ण कुछ सवाल जो रह गए होंगे उनको डिस्कस करेंगे, और फाइनली जैसे ही ये हमारा ख़त्म हो जाएगा वैसे ही हम फिर जो है अगले विषय की तरफ, जैसे ये ज्योग्राफी का है, तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे और अगला टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपको हेल्प कर रही होगी, जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ हेल्प कर रहे होंगे आपको। तो यार वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइबर बेस बढ़ाइए। मैं चाहता हूँ जल्दी इसके 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हों और मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सेलिब्रेशन करूँ, तो थोड़ा सपोर्ट करिए, 10,000 तक इसको पहुँचाइए। आप इसको सब्सक्राइब करें और आपका यार दोस्त जो तैयारी कर रहा हो पीसीएस की, आरओ की, बीओ की, तो उसको उस तक ये चैनल जरूर पहुँचाइए, आपकी जिम्मेदारी, आपसे अपील करता हूँ मैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।